नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सेशन में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे। आप लोगों को निवेदन है कि लास्ट तक बने रहें। इससे पहले हम हर एक वीडियो के लास्ट में 10 क्वेश्चन पूछते हैं। उस 10 क्वेश्चन का आंसर दे दें, तब आगे जाकर दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छा न दिखे तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और आप लोग ऐसे सुनते ही रहिएगा, तभी बहुत क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन का जवाब तो अवश्य आप लोग दिया करें। तो पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां है। दूसरा क्वेश्चन है, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो। अब देख लीजिए संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तीसरा क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चौथा क्वेश्चन है, न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है। तो न्यूपा का अध्यक्ष अवकाश प्राप्त आईएएस होता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। पांचवा क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया था। तो बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जुनायल डक्कन या जुनायाल डक्कन के प्रयासों से खोला गया था। जोनायाल कहीं कहीं पर जोनायाल रहता है और कहीं कहीं पर जोनावाल दिया है, इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। छठवां क्वेश्चन है, ई शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए। तो ई शब्द का संक्षेप में नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। सातवां क्वेश्चन है, अजंता में गुफाओं की संख्या है। तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। आठवां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नवां क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण की घटना सदैव कब होती है। तो चंद्रग्रहण की घटना सदैव पूर्णिमा के दिन होती है। 10वां क्वेश्चन है, पंजिया किसे कहते हैं। पंजिया भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पंजिया कहते हैं। अब हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा कृपया। इससे दो एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसमें सब आ जाएगा लगभग, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। और आप जो लोग आपके खास दोस्त हैं उनके पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1506 ईस्वी तक चलता है, जिसमें 320 वर्ष तक पूरा चलता है। इसमें 5 वंश आते हैं। पहला है मामलुक या गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश, चौथा आता है सैयद वंश, पांचवा आता है लोधी वंश। मामलुक या गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चलता है। और सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक चलता है। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। अब गुलाम वंश कुल पूरे 84 साल, खिलजी वंश 30 साल, तुगलक वंश 94 साल, सैयद वंश 36 साल और लोधी वंश 75 साल। इसमें सबसे अधिक वर्ष तक शासन तुगलक वंश ही करता है और सबसे कम वर्ष तक खिलजी वंश शासन करता है। तो क्रम याद करने के लिए एक मोबाइल नंबर ही फिट हो जाता है, 84 30 94 36 75। आप लोगों को मोबाइल नंबर याद करने का अनुभव तो होगा ही। तो मोबाइल नंबर है 84 30 94 36 75। इससे आप पाँचों वंश का क्रम याद कर सकते हैं। तो 84 वर्ष मामलुक या गुलाम वंश, 30 वर्ष साल खिलजी वंश, 94 साल तुगलक वंश, 36 साल सैयद वंश, 75 साल लोधी वंश ने शासन किया। अब शासन का क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक है, एक गुल खिल तू सैलों में। ट्रिक है, एक गुल खिल तू सैलों में।
गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। तो ट्रिक है ये गुल खिल तू सैलो में, गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। अब इसके संस्थापक की अभी ट्रिक है, संस्थापक है कि ट्रिक है ये जल गया खीर बहू रे बाबा। ट्रिक है ये जल गया खीर बहू रे बाबा। ए से ऐबक आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से खिलजी जलालुद्दीन खिलजी, गै से गयासुद्दीन तुगलक, खीर से खिरज खां, बहु से बहलोल लोदी। रे तो यहाँ पर वाक्य पूर्ति के लिए आया है। इसके बाद बाबर आ जाता है जिसे मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, तो मुगल वंश चलता है। इससे कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ से ऐबक खिलजी तुगलक खिरज खां बहलोल लोदी। ए से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, गै से गयासुद्दीन तुगलक, खिर से खिरज खां, बहू से बहलोल लोदी। आप लोगों को पांचों वंशज के ट्रिक भी हम बता दिए। अब आते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। पहले इधर जान लिए गुलाम वंश में कुल 11 शासक थे। अब महत्वपूर्ण जो शासक उनके बारे में बताते हैं और क्रम हम आप लोगों को बताते चल जाते हैं कौन कौन किस क्रम के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो एक गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। कुतुबी वंश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। यह मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद दास था, जिसके कारण इसे गुलाम मामलिक या गुलाम वंश कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी। इन्हें लाख बख्श तथा हाकिम दुत्ती का खिताब दिया गया था। ये लाखों का दान करते थे, इन्हें इसलिए लाख बख्श कहा जाता था, तथा हातिम दुत्ती का खिताब इन्हें भी दिया गया था। उन्होंने दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। इन्होंने दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। हर एक लाइन अपने में आप में एक क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद करिए। जहां आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे वहां कापी कलम लेकर बैठिए, उसे लिख लीजिए। अगला फैक्ट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में पहली मस्जिद है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, भारत में पहली मस्जिद कौन बना था? तो भारत में पहली मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। उस मंदिर का क्या नाम है? कुव्वत इस्लाम मस्जिद। अगला फैक्ट है उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किए। किस सन में? 1199 ईस्वी में। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसके याद में कराया था? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। उसने पूरा कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करा पाया, तो उसके बाद उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। 1231 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ। कलांत कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में चौगान जिसे पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद आराम शाह आते हैं। तो आराम शाह आयोग शासक थे, इसी कारण इनके बारे में कुछ है नहीं फैक्ट। वो भी 1210 में थे, इन्हें आयोग शासक के कारण इन्हें हटा दिया गया। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन करते हैं। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित इलबारी राजवंश 1210 से 1246 में। तो इल्तुतमिश द्वारा प्रथम इलबारी राजवंश का स्थापना किया गया था। इन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये अपना राजधानी परिवर्तन लाहौर से दिल्ली किए थे। उन्होंने भारत में शूद्र अरबी मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। टका जिसे चांदी 175 ग्रेन का तथा जीतल या तांबा कहते हैं, इसका मुद्रा उन्होंने चालू कराया था। अगला फैक्ट है अजमेर शरीफ मस्जिद का निर्माण करवाए थे।
अगला जो फिर फैक्ट है, उन्होंने भारत में पहली बार एकता प्रणाली की शुरुआत की, सैनिकों और कुलीन को भूमि अनुदान दिया। तो एकता प्रणाली का सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? एकता प्रणाली की सर्वप्रथम शुरुआत इल्तुतमिश ने की। उन्होंने तुर्क ए चहलगानी प्रणाली की स्थापना की, जिसमें 40 कुलीन सदस्य रहते थे। उन्होंने मंगोल में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों का होता था कि आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया, और पहली बार मंगोल का आक्रमण उसी की अवधि में हुआ, यानी कि पहली बार मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुआ था। अब इल्तुतमिश के बाद तीसरे शासक आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में। तीसरे शासक हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का एकमात्र पुत्र जिसने शासन किया था। ये भी अयोग्य शासक हैं, ये भी कुछ कार्य किए हुए नहीं, इनके बारे में फैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। इनके बारे में एक ही फैक्ट है, ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का एकमात्र पुत्र था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। पांचवा क्रम पे थे राजिया सुल्तान, जिसे 1236 से 1240 तक शासन किया। तो चौथा है रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक शासन की। वह भारत शासन करने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। शाही घोड़े के मालिक के रूप में अबिसिनियन गुलाम याकूत की नियुक्ति की थी। महिलाओं के कपड़े एवं पर्दे प्रथा का त्याग कर दिया, खुले चेहरे के साथ अदालत का आयोजन किया। अगला फैक्ट है, भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया उसके खिलाफ विद्रोह किया और कैदी के रूप में कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में उसने भी विवाह कर ली। जब उसने कैद हो गए तो उससे भी लास्ट में भी शादी कर लेती हैं। अगला फैक्ट है, एक युद्ध में डाकुओं द्वारा पराजित हुई और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद कमज़ोर शासक आते हैं, 1240 से 1266 तक शासन करते हैं। 1240 से 1266 तक शासन करते हैं। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद कमज़ोर शासकों ने सिंहासन पर चढ़ाई कर दी, जिसे कुलीन द्वारा समर्थित किया गया था। बहरम शाह, महसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद उत्तराधिकारी थे। तो रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन, जिसने 1240 से 1242 तक शासन किए। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं, वो 1242 से 1246 तक शासन करते हैं। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद आते हैं, वो 1246 से 1266 तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने 1266 से 1287 तक शासन करते हैं। आप लोगों में क्वेश्चन पूछा गया है, गयासुद्दीन बलबन सिंह गद्दी पर कब बैठते हैं? तो गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। और बलबन द्वारा स्थापित दूसरा इलबारी राजवंश था। पहला किसने तय किया था? इल्तुतमिश। दूसरा गयासुद्दीन बलबन ने। इनका मूल नाम बहाउद्दीन खां था। वह तुर्क कुलीन के एक विजेता के रूप में कार्य किए। बलबन इल्तुतमिश की तुर्कीदास के 40 समूह के संबंधित थे, जो इल्तुतमिश चहलगानी स्थापित किए, तो उसी में से 40 सदस्यों में से गयासुद्दीन बलबन एक सदस्य थे। उन्होंने राजवंशी की शक्तियों को बहाल करने के लिए चहलगानी की ताकत तोड़ दी। बलबन ने एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की थी। वह एक मजबूत सेना के लिए दीवान एक अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। तो दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की। उन्होंने कानूनी व्यवस्था की समस्याओं को बहाल करने के लिए रक्त और लौह नीति अपनाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त नीति गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई। वह भारत में सुल्तान के लिए ईरानी शिष्टाचार सिजदा और पाबोस की प्रणाली की शुरुआत करते हैं। सिजदा और पाबोस से उनके झुक कर उनके कदमों को चूमना रहता था। सिजदा मतलब झुकना और पाबोस का मतलब उनके पैरों के
उंगलियों को चूमना था। उन्होंने फारसी त्यौहार नौरोजो, जिसका अर्थ होता है नया वर्ष, की शुरुआत की। तो नवरोज के त्यौहार की शुरुआत किसने की? नवरोज की त्यौहार की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की। उन्होंने खुद को नियाबत ए खुदाई कहा। वह जिल ए इलाही का खिताब ग्रहण किया। गयासुद्दीन बलबन के बाद आते हैं मुइजुद्दीन कैकुबात, जो आप लोगों को यही लास्ट, कहीं कहीं पे मुइजुद्दीन कैकुबात को ही लास्ट दिल्ली से गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। आप लोगों में यही माना मुइजुद्दीन कैकुबात को ही, जिन्होंने 1287 से 1290 तक शासन किए थे। इन्हों को गुलाम वंश का अंतिम शासक मानते हैं, लेकिन वास्तव में लास्ट शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स को माना जाता है, जैसे 1290 में। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। भारत में पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद थे। भारत में पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी था। तो एक बार फास्ट में रिवीजन कीजिए, गुलाम वंश में कितने शासक थे? तो गुलाम वंश में 11 शासक थे। पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया। दूसरे होते हैं आराम शाह, जो आयोग थे, वो 1210 में ही रहते हैं। तीसरे शासक आते हैं इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 तक शासन करते हैं। चौथे शासक आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 में रहते हैं, ये भी आयोग शासक हैं। उसके बाद पांचवा शासिका थी रजिया सुल्तान, जो एक मात्र मुस्लिम महिला थी। 1236 से 1240 तक शासन करती हैं। उसके बाद छठवें आते हैं मुइजुद्दीन बहरम शाह, जो 1240 से 1242 तक शासन करते हैं। 7वें पे नंबर पे आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 तक शासन करते हैं। 8वें नंबर पे आते हैं नसरुद्दीन महमूद, जिसे 1246 से 1266 शासन करते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 तक शासन करते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर आते हैं मुइजुद्दीन कैकुबात, जो 1287 से 1290 तक शासन करते हैं। जो आप लोगों को लास्ट गुलाम वंश का शासक राजा सीरीज में माना है, लेकिन अधिकतम किताबों में क्यूमर्स, एनसीईआरटी के जो मेन माना जाता है उसमें क्यूमर्स ही है, जो 1290 में लास्ट में आते हैं। अब आते हैं खिलजी वंश, जिसमें 1290 से 1320 तक शासन किए हैं। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक था, जिसमें कुल 5 शासक थे। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण शासक हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम क्रम बता देते हैं आप लोगों को। तो पहले थे जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने 1290 से 1296 तक शासन किया। तो खिलजी राजवंश की स्थापना 1290 में मालिक फिरोज ने की थी और जलालुद्दीन का खिताब जीत ली। उसने तुर्क की कुलीनता के एकाधिकार की जांच की और सहिष्णुता नीति की पालन की। तो सहिष्णुता की नीति की पालन किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर विजय के बाद मार डाला। दूसरे शासक आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासक करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक नाम अली गुरसाब था और वह एक शक्तिशाली राजा शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया और घोषणा की राजा कोई संबंध नहीं है, राजा का धर्म से कोई संबंध नहीं है, इन्होंने घोषणा की। उन्होंने एक साम्राज्यवादी और सम्मिलन नीति का पालन किया और गुजरात, रणथंभौर, मालवा, मेवाड़ इत्यादि पर कब्जा कर लिया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के विवाह करने के लिए मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आप लोग पद्मावत पिक्चर तो जरूर ही देखे होंगे, न देखे हो तो देख लीजिएगा, आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगी इनकी कहानी।
मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। अब इन्होंने प्रशासनिक सुधार कुछ किए हैं, उन्हें देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना का बरकरार रखने वाला और नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था। उसने दाग प्रणाली, घोड़े पर निशान और हुलिया प्रणाली, सैनिक का एक वर्णनात्मक रोल को लागू किया। तो सर्वप्रथम नगद वेतन और घोड़ों को दाग देने की प्रथा का पालन अलाउद्दीन खिलजी नहीं करते हैं। आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन दिया है, राजन श्री जो पूछा भी है, अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिक व्यवस्था में क्या क्या सुधार करते हैं, यही सेम क्वेश्चन है। अगला फैक्ट है, अलाउद्दीन जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और गो मवेशियों पर कर लगाया। कर निर्धारण हेतु जमीन को माप को पेश करने वाला दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। वह दोआब क्षेत्र में 50% कर निश्चित करने वाला पहला शासक था। बाजार की स्थापना करके अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं की लागत तय की। यही वो शासक था कि जो वस्तु जो उतना कम देता हो उसका मांस उतना निकलवा लिया करते थे। अलाउद्दीन का सपना था विश्व को जीतना, इसलिए उन्हें सिकंदर सानी का या दूसरा सिकंदर का उपाधि ग्रहण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन सा उपाधि धारण किए थे? सिकंदर सानी, दूसरा सिकंदर का। सिकंदर का मतलब होता विश्व विजेता। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इससे पहले दक्षिण भारत पर कोई भी मुस्लिम शासक आक्रमण नहीं किया था। मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। भारतीय इतिहास में एक मुस्लिम शासक और एक हिंदू राजकुमारी के बीच पहली शादी गुजरात के शासक विधवा कमला देवी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। तो इनकी शादी भारतीय इतिहास में मुस्लिम शासक और एक हिंदू राजकुमारी के बीच पहली शादी गुजरात के शासक की विधवा कमला देवी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। ऐसा इतिहास में कभी इनके पहले नहीं हुआ था। अलाउद्दीन कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर अलाई किला और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाई किला और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? अलाई किला और अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। इनके नाम के पहले ही आया है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी। इसे टिक से भी याद कर सकते हैं हम। उसने कुतुब मीनार के पास दिल्ली के 7 शहरों का दूसरा श्री शहर की स्थापना की। उसने हजारों खंभों वाला महल का निर्माण करवाया जिसे 1000 सातुन महल कहा जाता है। तो 1000 महलों वाला खंभों का निर्माण किसने करा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने शराब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। उन्होंने उर्दू भाषा का जनक और सितारा तथा तबला का आविष्कारक माना जाता है। तो सितारा तथा तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है और जिन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को उसका सेनापति मालिक काफूर ने जहर देकर मार डाला। और तीसरे शासक आते हैं मुबारक शाह खिलजी, जिन्होंने 1316 से 1320 तक शासन किए। 1316 से 1320 तक शासन किए। मुबारक शाह खिलजी राजवंश का अंतिम शासक था। वह मैं खलीफा हूँ घोषित करने वाला पहला व्यक्ति था। चौथा, खुसरो खान। ये कहीं कहीं माना जाता है जब खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या करी तब खिलजी का वंश समाप्त हो गया। कुछ इतिहासकार खुसरो खान को अंतिम खिलजी का सुल्तान मानते हैं, लेकिन खुसरो खान नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ही, मुबारक शाह खिलजी ही दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंतिम शासक थे। तो खिलजी वंश के 5 शासकों का क्रम देख लीजिए फिर से। पहले थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो 1290 से 1296 तक शासन किए।
दूसरे पाते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन करते हैं। तीसरे पाते शिहाबुद्दीन उमर 1316 में जो 35 दिन तक शासन करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो 1316 से 1320 तक शासन करते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं नसीरुद्दीन खुसरो खां जो 15 अप्रैल से 17 सितंबर तक यानी 17 सितंबर 1320 तक शासन करते हैं। अब आते हैं गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। अब आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन करते हैं, जिसमें पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हैं। 1320 से 1325 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। खिलजी राजवंश के अंतिम शासक खुसरो खान की हत्या गाजी मलिक ने कर दी और गाजी मलिक सिंहासन पर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा। तो गाजी मलिक ने हत्या की थी और वो अपने नाम को बदल कर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा। खिलजी राजवंश का अंतिम शासक खुसरो खान की हत्या गाजी मलिक ने कर दी और गाजी मलिक सिंहासन पर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा। उसने कुतुब परिसर के पूर्व में दिल्ली के तीसरे शहर के रूप में तुगलकाबाद किला बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई कार्यों को प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान था। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई तथा उसका पुत्र जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से उसका पद संभाला। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पतन के लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बौद्धिक और धार्मिक मामलों के मिश्रण में अकबर की पूर्ववर्ती बुद्धिमान मूर्ख पागल बादशाह दुर्भाग्यपूर्ण आदर्श के रूप में जाना जाता है। तो पागल बादशाह किसे कहा जाता है? तो पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसे MBT भी कहते हैं। MBT के शॉर्टकट में मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने उन्हें एक सचिव आदर्श कहा। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने MBT की यानी मोहम्मद बिन तुगलक के अवधि में भारत का दौरा किया। इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया। उसने कई प्रशासनिक सुधारों को लागू करने की कोशिश की। इसकी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी जो बहस का मुद्दा बन गया। वो परियोजनाएं क्या थी? पहला था सुल्तान ने गंगा जमुना के बीच दोआब में एक मूर्खतापूर्ण बजटीय प्रणाली अपनाई। दूसरा कारण था राजधानी स्थापना 1327 में। ऐसा लगता है कि सुल्तान को देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने की जरूरत थी ताकि उसके पास दक्षिण भारत को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता है। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। एक कहावत सुने होंगे आप, दिल्ली से दौलताबाद, इन्हीं के नाम से कहा जाता है। तीसरे हैं टोकन मुद्रा की शुरुआत। तो टोकन मुद्रा की शुरुआत 1330 में की थी। 1330 ईस्वी में दिल्ली पीतल और तांबा की टोकन मुद्रा की शुरुआत की। तो 1330 ईस्वी में उन्होंने पीतल और तांबे की टोकन मुद्रा की शुरुआत की। चौथा कारण था खुरासन अभियान जो 1329 ईस्वी में हुआ। सुल्तान के पास व्यापक जीत का सपना था। उन्होंने खुरासन और इराक के जीतने का फैसला किया और इसके लिए एक विशाल शस्त्र बल सक्रिय किया। पांचवा कारण था कराची अभियान जो 1330 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान को अभियान को चीनी हमलों को सामना करने के लिए प्रेरित किया गया था। उसके बाद उन्होंने एक स्थापना दीन कोही की थी। इसका मतलब है उन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की जिसे दीवान कोही के नाम से जाना जाता था। उनकी 5 परियोजनाओं ने उनकी साम्राज्य का विद्रोह का नियंत्रित करने में बीता। जो उन्होंने 5 परियोजनाएं लागू की थी उनका जीवन इसी को नेतृत्व करने में ही बीत गया। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया। हसन गंगू का पूरा नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। हसन गंग
हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इनका नाम पूरा नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। 1391 ईस्वी में थट्टा, जो सिंध में पड़ता है, एक तुर्की गुलाम टैगी के खिलाफ सिंध में नियंत्रण करने वक्त मृत्यु हो गई। 1391 ईस्वी में थट्टा, जो सिंध में पड़ता है, एक तुर्की गुलाम टैगी के खिलाफ सिंध का नियंत्रण करते वक्त मृत्यु हो गई। तीसरे शासक आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिसे यफेस्टी फिरोज शाह तुगलक कहा जाते हैं, 60वें यफेस्टी कहते हैं। इनका शासन का 1351 से 1388 ईस्वी तक था। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उनकी मृत्यु के बाद दरबार के कुलीन और धर्मशास्त्रियों ने फिरोज शाह को अगले सुल्तान के रूप में चुना। उसने जौनपुर शहर को अपने भाई जौना खां की स्मृति के रूप में स्थापित किया। जौनपुर के शहर की स्थापना किसने करवाई थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। और किसके याद में कराए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने चचेरे भाई के याद में करवाए थे। उन्होंने PWD विभाग के तहत विभागों की स्थापना की। तो उन्होंने PWD के, जिसे पावर वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की उन्होंने PWD विभाग के तहत कई विभागों की स्थापना की। और विभाग में कौन कौन? दीवान खैरात, गरीबों को ज़रूरतमंद लोगों के लिए विभाग था। दीवान बंदगान, गुलामों का विभाग था। तीसरा दारुल शिफा या बिनविस्तान या शिफा खान, ये गरीबों के लिए निःशुल्क अस्पताल, भोजन और दवा था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया का लगवाने वाला सर्वप्रथम कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। एकता प्रणाली को वंशानुगत किसने बनाया? तो इक्तादारी को वंशानुगत फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में टोपरा, जो हरियाणा में पड़ता है, और मेरठ के अशोक स्तंभ हटा दिए गए और दिल्ली के पास कोटला फिरोज शाह के नाम पर पुनः बनाया गया। तो फिरोज शाह कोटला आप स्टेडियम जानते हैं, जिसे आप इकाना स्टेडियम अखिलेश जी ने करवाए थे, फिर बदल कर अटल स्टेडियम कर दिया गया है। वही फिरोज शाह कोटला की ही देन है। सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने द्वारा लगाया गया था। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया। तो मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था तैमूर, एक तुर्क तथा जिसे मोहम्मद शाह तुगलक का शासनकाल के दौरान 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने खिलजी खां भारत में सुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब आ जाता है सैयद वंश। इससे पहले हम तुगलक वंश को देख लेते हैं, जो सर्वाधिक वर्षों तक चला था, 94 वर्ष तक। इसमें 9 शासक थे। पहले थे गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट, जो 1320 से 1325 तक शासक थे। दूसरे पाते मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1391 तक शासक करते हैं। तीसरे पाते फिरोज शाह तुगलक थे, जो 1391 से 1388 तक शासक करते हैं। चौथे पाते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, जो 1388 से 1389 तक शासक करते हैं। पाँचवें पाते हैं अबू बरक शाह, जो 1389 से 90 तक शासन करते हैं। छठवें पाते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, जो 1390 से 1394 तक शासन करते हैं। सातवें पर आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, जो जनवरी 1394 से मार्च 1394 तक शासन करते हैं। आठवें पाते नसीरुद्दीन नुसरत शाह, जो 1394 से 1398 तक शासन करते हैं। नौवें पाते नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, 1394 से 1413 तक शासन करते हैं। उसके बाद सैयद वंश की आती है, जो 1414 से 1450 तक चलती है। सैयद वंश का शासन 1414 से 1450 तक चलता है। तो पहले पे आते हैं 1414 से 1421 खिलजी खां। ये अपन शासन 700 वर्षों तक करते हैं। अब इनके बारे में देख लीजिए। तो तैमूर के गवर्नर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और एक सुल्तान के रूप में सैयद राजवंश की नींव रखी। यह सैयद वंश का संस्थापक था।
और रैयत ए आला की उपाधि धारण की। तो रैयत ए आला की उपाधि धारण किसने की? तो रैयत ए आला की उपाधि की धारण खिरज खां ने की थी। दूसरे पाते हैं मुबारक शाह, जिन्होंने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किए। मेवाती कैतोहर और गंगा के दोआब क्षेत्र के खिलाफ अपने सफल अभियानों के बाद वह खिरज खां के उत्तराधिकारी के रूप में सफल हुआ। वह अपने अधिकार में कुलीन द्वारा मारा गया। मुबारक शाह खिलजी ने याहिया बिन अहमद को सरहिंदी में संरक्षण दिया। हर एक क्वेश्चन जैसे आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे हम पढ़ते हैं वन लाइनर के क्वेश्चन है, सब आप लोग अपने मन से क्वेश्चन सेट करिए। हमें नहीं पता सरहिंदी का संरक्षण कौन दिया, सरहिंदी का संरक्षण खिरज खां ने दिया, ये आप लोग अपने मन में सेट कर लीजिएगा, नहीं तो वैसे बहुत समय लग जाएगा। अगला तारीख मुबारक शाही, जिसे याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी द्वारा लिखी गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई? तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई। अब आते हैं दूसरा शासक मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1443 ईस्वी तक शासन करते हैं, जो एक आयोग शासक थे। इनके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलता है। उसके बाद आते हैं आलम शाह, जो 1443 से 1491 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये आलम शाह आखिरी सैयद शासक थे। तो सैयद वंश यहीं ख़त्म होता है। अब इनके बारे में सैयद वंश के कितने शासक थे आप लोग देख लीजिए। सैयद वंश में 4 शासक थे। खिरज खां 1414 से 1421 तक। दूसरे आते हैं मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। तीसरे पे आते हैं मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक। चौथे शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 तक, जो अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे सैयद वंश के। अब अगला और लास्ट वंश आता है लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो इसमें देखते हैं पहले बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्होंने लोधी वंश की ही स्थापना की थी। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक हैं। जो बहलोल लोधी थे वो अफगानी थे। उन्होंने ताबा का नया सिक्का चलाया, जिसे बहलोली सिक्का के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने नाम से एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का चलाया जाता, वह ताबा से बना था। अब आते हैं दूसरे शासक सिकंदर लोदी, जिन्होंने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। इनका वास्तविक नाम निजाम खां था। तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था, जिसने बिहार और पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। सिकंदर लोदी की मां हिंदू थी। सिकंदर लोदी ने ज़कात कर पर प्रतिबंध लगाया था। उसने फारसी छंदों को गुलरुख नाम से लिखा था। तो छंदों को गुलरुख नाम से किसने लिखा? तो छंदों को गुलरुख नाम से सिकंदर लोदी ने लिखा। कृषि योग भूमि को माप के लिए गज सिकंदरी को प्रचलित किया। जो कृषि को खेती को नापने के लिए उन्होंने अपने एक नाम से गज सिकंदरी के नाम से एक पैमाना निर्धारित किया था। और 1504 ईस्वी में उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई और 21 नवंबर 1517 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरे शासक आते हैं इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासक करते हैं। यह लोदी वंश के अंतिम शासक और दिल्ली का अंतिम सुल्तान थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता था। आखिरी में पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को इब्राहिम लोदी का उखाड़ फेंकने के लिए आमंत्रित किया। दौलत खां लोदी ने बाबर को निमंत्रित करते हैं इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। तो बाबर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को क्रूर हार का सामना करना पड़ा। इब्राहिम लोदी को सामान्य रूप से मारे गए
और उनके साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। सिकंदर लोदी खाते के लेखा परीक्षा की व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो लेखा परीक्षा की व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? लेखा परीक्षा की व्यवस्था सिकंदर लोदी ने शुरुआत की थी। तो लोदी वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक थे। पहले थे बहलोल लोदी जो 1451 से 1489 ईस्वी तक शासक किए थे। दूसरे थे सिकंदर लोदी जो 1489 से 1517 तक शासक हैं। तीसरे थे इब्राहिम लोदी सेकंड जो 1517 से 1526 तक शासन किए थे। तो दिल्ली सल्तनत आज समाप्त होता है। एक ही वीडियो में जो शॉर्ट में पढ़ाएं आप लोगों से हर एक क्वेश्चन पूछा गया है, पूछने की संभावना है। इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने एक खास दोस्तों को लिए अपने लिए नहीं हमारे लिए शेयर कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आया होगा तो आज की क्वेश्चन देखते हैं 10 जो आप लोग ज़रूर आंसर करिएगा। ये 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। ये प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले वर्ष में आए हुए हैं यानी कि संभावना है। आप लोग वीडियो मत पढ़ा करें, देखा करें, लेकिन 10 क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें। ये बहुत आप लोगों की एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स इन द ब्रैकेट। है पहला है ई कैन नॉट स्पेस माई ऑफर जिसमें एक्सेप्ट या एक्सेप्ट में से कौन सा शब्द भरा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है डू नॉट वॉक स्पेस बीच में फुटेड इसमें नियर भरा जाएगा या बेयर, बियर या बेयर। तो दूसरा क्वेश्चन है सर्वांग समता कितने शर्त हैं। सर्वसमता के कितने शर्त हैं? सर्वांग समता हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है -8 कोष्टक में -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। चौथा क्वेश्चन 1/2 2/3 4/5 का मासा बताओ। पांचवा क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना, जो आप लोगों को अभी बताए हैं। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही रहना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है भूकंप नापने की इकाई है। सातवां क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। आठवां क्वेश्चन है वायदा मापन किसमें किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की। 10वां क्वेश्चन है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आएगा होगा तो एक लाइक करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और हमारे लिए एक शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।